हेलो फ्रेंड्स, इजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान भाग 8 लेकर के आए हैं। इसके तहत कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का अध्ययन हम आज करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2-3 पार्ट में ये वीडियो आएगी। ये पार्ट फर्स्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो से लाभ लेते रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान का परिचय। कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों साइटो और लोगोस से मिलकर बना है। साइटो का अर्थ सेल अर्थात कोशिका होता है तथा लोगोस का अर्थ अध्ययन करना होता है, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कार्क की एक पतली परत का अध्ययन किया और उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोष्ठक देखे और उन्हें कोशा का नाम दिया। साइड में आप एक बोतल देख रहे हैं, इस पे कार्क का एक ढक्कन लगा है। और कार्क क्या होता है? ओक नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल को हम कार्क कहते हैं। उसी से ढक्कन वगैरह बनाए जाते थे। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोष्ठक बने हैं। यही कोष्ठक रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में देखे थे और इन्हीं को कोशा नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो कार्क में देखी थी, पेड़ की छाल थी जो एक मृत कोशिका थी। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। ये सारे तथ्य उनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, उसमें छापे गए हैं। सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया और ये कोशिका उन्हें दांतों की खुरचनी में मिली, यानी उन्होंने दांतों की खुरचनी, जो दांतों पे परत जम जाती है, मैल जम जाता है, उसका अध्ययन किया और इसका श्रेय कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को जाता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया, यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। तदरोचित नामक वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को दिया जाता है, जिन्होंने ठीक प्रकार से कोशिका सिद्धांत को सन 1839 में प्रस्तुत किया और बताया कि कोशिकाएं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई हैं। उन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव, पेड़ पौधे या जीव, मनुष्य, जानवर, कोई भी, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवों की रचनात्मक यानी रचना करने वाली इकाई है। सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने विचार रखा कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से पैदा होती हैं।
सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है और प्रत्येक अंडा अपने आप में एक कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका को समझने के लिए एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप दो चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक में बिल्डिंग है और एक में ईंटें लगी हैं। जब ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है तो एक दीवार बनती है, और दीवारों को आपस में मिला लेते हैं तो एक कमरा बनता है, और कमरे जब आपस में मिलते हैं, कई सारे कमरे मिला लिए जाते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाती है। प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु से ऊंची श्रेणी के प्रत्येक जंतु अथवा वनस्पति का शरीर छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी प्रत्येक जीव जो है वो कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि सूक्ष्मदर्शी के बिना, माइक्रोस्कोप के बिना देखी नहीं जा सकती। प्राणी जितना बड़ा होगा वह उतनी ही अधिक कोशिकाओं से बना होता है। यानी आपको जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें ईंटें लगानी पड़ेंगी। जंतुओं और वनस्पति की कोशिकाओं में अंतर होता है, परंतु उनकी संरचना लगभग एक ही ढंग की होती है। भिन्न भिन्न प्राणियों की कोशिकाओं में भी अंतर होता है। एक ही प्राणी के भिन्न अंगों की कोशिकाओं के आकार और गुणों में भी विशेषताएं होती हैं। जैसे किसी भी स्तनधारी के यकृत और गुर्दे की कोशिकाओं की संरचना एक समान नहीं होती और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक सेल है। जब ये सेल जो है, कई सारी सेल आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तब एक टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू यानी कि ऊतक, और कई सारे ऊतक आपस में मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन यानी कि अंग, जो शरीर के अंग होते हैं उनको ऑर्गन बोलते हैं। और कई ऑर्गन मिलके जो है एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, लीवर है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर जो है पाचन तंत्र बना रहे हैं। और जब कई तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम अस्थि तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये जब आपस में मिल जाते हैं तब मनुष्य का शरीर बनता है। ठीक उसी प्रकार पौधे में एक सेल होती है, फिर उसके बाद टिश्यू बनता है। टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तब एक पत्ती का निर्माण होता है, और पत्ती जब आपस में मिलती हैं तब ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरे पौधे का निर्माण होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक कोशिका। दो तरह की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। दोनों में स्पष्ट अंतर भी है, साइजों में अंतर है, और एक कोशिका में जो है उसके अंग ज़्यादा हैं, एक में कम है। क्या मुख्य अंतर है वो आइए अब जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशीय प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इनमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक कोशीय प्राणी होते हैं। सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
यानी जितने पौधे और जितने जीव जंतु हैं सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या बजाना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु और नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी पौधे और जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा अंतर इनमें ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें केंद्रक नहीं होता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। चित्र की सहायता से आपको जो है एनिमल कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों दिखाई गई है। हरे रंग की जो है वो प्लांट सेल है और जो दूसरी साइड में दी गई है ये एनिमल सेल है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने सन 1839 में किया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो दोस्तों ये कोशिका में होता कहाँ है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जितना भी पार्ट है, ये जितना पीला पीला पार्ट दिख रहा है, ये सब ये जीव द्रव्य है। ऐसे ही जो प्लांट सेल है इधर, ये सब, ये देखिए ये पीला पीला पार्ट जो है ये सब जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, यानी जीव द्रव्य के दो पार्ट हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका में पाया जाएगा वो कोशिका द्रव्य होता है। जैसे जो अभी मैंने दिखाया था, ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य है। और केंद्र, ये गोल गोल बॉल जैसी जो दिख रही है, दोनों कोशिकाओं में दिख रही है बॉल, ये बॉल है, ये जो बॉल है ये है इसका केंद्रक। और इसके अंदर जो ये पार्ट है जहाँ मैंने डॉट लगाए हैं, ये इसके अंदर का पार्ट है, ये केंद्रक द्रव्य है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5 यानी 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। आगे है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि केवल पौधों में ये पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में, केवल और केवल पौधों में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज वही पदार्थ है जिसको दीमक खाती है। यह कोशिका का निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। जैसे मनुष्य के शरीर में स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थितंत्र होता है और मनुष्य के शरीर को एक निश्चित आकार देता है, उसी प्रकार पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोस्तों कोशिका में जो ये जहाँ एरो का पॉइंटर दिख रहा है, ये जो पीली लाइन है इधर आप देख पाएंगे, ये पीली लाइन है इस कोशिका में और दूसरी कोशिका में भी ये पीली पीली जो लाइन है ये कोशिका झिल्ली है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। यानी कि ये एक दरवान होती है
कि अंदर कौन जाएगा और कौन बाहर रहेगा, वो निर्धारित करता है ना। जैसे किसी बिल्डिंग में दरबान, किसी होटल के बाहर दरबान लग जाता है तो वो निर्धारित करता रहता है, रोकता रहता है लोगों को, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका के अंदर कौन पदार्थ जाएगा और कौन बाहर रहेगा, ये निर्धारित करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसम यानी तारक काय। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी तारक काय सेंट्रोसम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी पौधों में नहीं पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का कार्य करता है। मैं आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे डॉट जहाँ पॉइंटर है, इसका एरो का पॉइंटर है, यहाँ इसके आसपास छोटे छोटे डॉट आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है तारक काय है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका या अंतर्द्रव्यी जालिका, दोनों नाम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक यानी कि वही कोशिका जो जीव जंतु और पौधों में पाई जाती है, चपटे आपस में जुड़े हुए थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। देखिए ये नलिका युक्त आप देख पा रहे होंगे, ये सब जो है, ये देखिए ये जितना पार्ट है ऐसे ही ये देखिए, ये जितना पार्ट है ये है अंतर्द्रव्य जालिका। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यानी जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम होंगे, वो छोटे छोटे कण होंगे, वो खुरदरी अपने आप ही खुरदरी हो जाएगी जब उस पर कण होंगे, तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहलाती है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में ही होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। तो अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य कार्य क्या है? सभी वसाओं और प्रोटीनों का संश्लेषण करना, संचरण करना। इसके बाद है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सन 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा G.E. पैलेड ने सन 1953 में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा तथा सन 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री यानी राइबोसोम। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक,
सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं एवं खुरदरी अंतरप्रद्रव्य जालिका में मिलते हैं। कहने का मतलब है कि हरित लवक यानी कि ये पार्ट पादप कोशिका में ये पार्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये ब्लू पार्ट, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये इधर देखिए ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटे छोटे डॉट डॉट लगे हैं। ये क्या है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने सन 1886 ईस्वी में की थी और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। खोज की थी ऑल्टमैन ने और नामकरण किया बेंडा। बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, कोशिका में ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये सबसे मुख्य बात है, याद करने लायक है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। तो कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन द्वारा होता है। इसके बाद गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुलाबी कलर की संरचना है, दोनों कोशिकाओं में है। ये संरचना है और ये क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं यानी पैकेट्स के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिका को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का काम जो है गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ये कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी काय में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम यानी आत्महत्या की थैली। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लोग जो क्या करते हैं, डूब डूब के आत्महत्या कर लेते हैं। इससे भी याद किया जा सकता है कि डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी
और जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलोजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेसेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। लवक यानी प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि नाम से आप जान पा रहे होंगे, हरित लवक यानी कि हरा, जिसका रंग हरा होगा। वर्णी लवक जिसमें वर्ण यानी कोई रंग होगा। अवर्णी लवक यानी कि जिसमें कोई रंग नहीं होगा। हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण हरित, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, होता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये देखिए प्लास्टिड, ये जो संरचना है प्लास्टिड है। प्लास्टिड यानी कि लवक। और ये किसका उदाहरण है? केवल प्लांट सेल में है तो ये है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। पौधे के जो रंगीन भाग आप देखते होंगे, फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, लाल, पीला, नीला। ऐसे ही फल होते हैं, कोई हरा होगा फल, कोई पीला होगा, है ना। तो ये जो है वर्णी लवक उनमें पाया जाता है। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, क्या होता है? यह रंगीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश वहाँ तक जड़ों में नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर जो है अवर्णी लवक होता है। यह भोज्य पदार्थ संचित करने वाला लवक है। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानिन लवक पाया जाता है जो इनके रंग निर्धारित करते हैं। वनस्पति को परावैंगी किरणों से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट, बैक्यूलस रसधानी। यह कोशिका की निर्जीव संरचना है और ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी होती है। रसधानी एकल झिल्ली के आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यह संरचना प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था।
यह हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। यानी क्रोमैटिन जो बना होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और डीएनए का। इसका नामकरण किसने किया? फ्लेमिंग ने। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे व मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़े, चिंपांजी में 24 जोड़े, बंदर में 21 जोड़े। अगर किसी भी प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या घटती या बढ़ती है तो उसके गुण जो है भिन्न हो जाते हैं। यानी एक अगर गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उसमें जो है स्त्री पुरुष के गुण आपस में मिसमैच हो जाएंगे, एक के गुण दूसरे में चले जाएंगे। इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ाएंगे तब हम करेंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्धगुण सूत्र क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर आकर जुड़ते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर क्या है? जहाँ दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर आकर जुड़ते हैं, उस जो पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं या जो कुछ बीमारियां होती हैं और कुछ वंशानुगत गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो गुणसूत्रों के द्वारा ही जाते हैं। इसलिए इनको गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। केंद्र में एक गोल संरचना दिखलाई पड़ती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक गोल बॉल जैसी संरचना है। दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में गोल संरचना है। न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसी के अंदर एक गोल संरचना, दोनों में सेम गोल संरचना लाल कलर की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है? केंद्रिका। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे। यदि प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।